नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे 100 क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 में से आपको 75 करने हैं। यह क्वेश्चन पेपर है दरअसल सीएसजी यूनिवर्सिटी का, 2022 में भी पेपर हुआ था। ये उन्हीं का क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है मीनिंग ऑफ वैदिक मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ वैदिक मैनेजमेंट, वैदिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? वैदिक मैनेजमेंट मतलब वो मैनेजमेंट जो वेद में होती थी, जो पहले के लोग करते थे, जो मेंशन्ड है वेद के अंदर। अब ये क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, ये मेरे में देखो डाउट है, बाकी इसका आंसर है लैंग्वेजेस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए ये तो रटने वाली चीज है, ये आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूं मैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस? मैनेजमेंट प्रोसेस में कौन कौन सा पार्ट नहीं है, फंक्शंस नहीं है? आपने अपनी 12th में पढ़ा होगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अभी बीकॉम में पढ़ा होगा प्लानिंग, एक्चुअलाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये जो फंक्शंस हैं इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग सब है, पर ये मार्केटिंग नहीं है। चलिए तो अगले की तरफ चलते हैं। मैनेजमेंट की जरूरत किस किस को होती है? आपको पता है लोअर, मिडिल, टॉप, उसके ऊपर होते हैं ओनर्स, और लोअर के नीचे होते हैं वर्कर्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट की जरूरत सबको होती है, सिंपल। हेनरी फ्यूल के हिसाब से मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस हैं? अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, विच आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। सो आंसर इज 5। ऑप्शंस में पर नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, आंसर है 5। अगर आपके क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि क्वेश्चन ही गलत हो, तो इसमें आंसर बुक में जो लिखा हुआ है वो 4 है। टीचर ने बिल्कुल सेम टू सेम चेप दिया बुक में से उठा के, ये भी नहीं देखा कि आंसर बुक ने गलती किया कि नहीं किया। पता नहीं कौन सी शायद स्वाति प्रकाशन की बुक में से चेप दिया, टीचर ने भी चेप दिया, कोई बात नहीं, पर सारे मूर्ख हैं। अच्छा एक चीज और, ये आपको 12th में आपने पढ़ा होगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सेम है। जितने भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं सबने प्लानिंग को सबसे पहले रखा है, कंट्रोलिंग को सबसे लास्ट में, और बीच में किसी ने 4 बताए, किसी ने 5, किसी ने 6, एक आदमी ने तो 8 भी बता दिए हैं। और इसीलिए मेरे हिसाब से मैनेजमेंट इज नॉट ए साइंस, क्योंकि साइंस वो होती है जो अडिग रहे, ये है तो यही है। कुछ कह रहे हैं 4 होते हैं, कुछ 8 होते हैं। मैनेजमेंट एक्सपर्ट जितने भी हैं सबने अपनी अपनी बुक लिख दी, सबकी अपनी अपनी सोच है, इसलिए मैनेजमेंट इज नॉट ए साइंस अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकंसिस्टेंट? कौन सी बात सही नहीं है? हम बताते हैं। ए पढ़ते हैं, मैनेजमेंट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ओनरशिप। अब देखिए ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है आपके लिए। यहाँ पे सबसे नीचे लिखा हुआ है मैंने लोअर मैनेजमेंट, फिर मिडिल, फिर टॉप, और टॉप से ऊपर कौन होते हैं? कंपनी के मालिक, ओनर्स, शेयर होल्डर्स। समझ रहे हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये लाइन कह रही है मैनेजमेंट में कुछ अंतर नहीं होता ओनरशिप से। कितनी गलत बात है भैया, मैनेजमेंट अलग होता है और ओनरशिप अलग, तो इसका आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन, किसने क्या कहा खुद पढ़ लीजिए आप। मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है, साइंस है? भैया कॉमर्स की लाइन में कुछ भी आ जाए, आर्ट है साइंस है, दोनों दोनों है। वैसे मेरे हिसाब से इट्स नॉट, ये आर्ट है पर साइंस नहीं है। किसने क्या कहा? मैनेजमेंट मींस डिसीजन मेकिंग, ये स्टेटमेंट है रूस मूरे का। थियो हाइमन के हिसाब से मैनेजमेंट के कितने कंसेप्ट हैं? मैनेजमेंट के कंसेप्ट मतलब मैनेजमेंट को किस तरीके से हम बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू थियो हाइम देयर आर 3 कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, मैनेजमेंट एज ए नाउन, मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन। तो आंसर हो गया 3, और ऑप्शन में गिवन ही नहीं है, वही है ये स्कूल के यूनिवर्सिटी के टीचर्स बस क्वेश्चन जहां दिखा वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया, खुद इनमें खुद अकल नहीं है। अगला अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज एन। देखिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है, आप पहले अच्छा डायग्राम की तरफ चलते हैं। फंक्शनल टॉपिक होता है फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, ये चैप्टर का नेम है फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किस किस चीज में फंक्शन करती है? भैया मैनेजमेंट कुछ प्रोड्यूस करने में फंक्शन करती है, मैनेजमेंट कुछ फाइनेंस में फंक्शन करती है, कुछ पर्सनल और कुछ मार्केटिंग। तो मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शन एरियाज हो गई, इन 4 से अलग भी है, मैंने लिखे नहीं है। कहाँ लिखे हैं? नोट्स में लिखे हैं, जो पढ़ेगा वो उसे पता रहेगा। चलिए, तो लिखा हुआ है कि जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है
वो क्या है भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेलर हुआ, फ्यूल हुआ, सबने जो गौर की है बातों को, वो गौर की है हमेशा लेबर से काम कैसे कराएंगे, काम बांट दो। किसी ने कभी कहा है सामान कैसे बेच देंगे? किसी ने जिक्र नहीं किया। इसलिए सबसे ज्यादा जो मैनेजमेंट यूज किया जाता है, जहां उपयोग है, वो है प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू मिंट्सबर्ग मैनेजरियल रोल्स आर। देखिए, अकॉर्डिंग टू मिंट्सबर्ग देर आर 10 मैनेजरियल रोल्स डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। आइए देखते हैं। मैनेजरियल रोल्स 3 कैटेगरी के हैं। लिखा है इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीजनल। तो मैनेजमेंट के जो रोल्स हैं वे 3 हैं। इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल। इंटरपर्सनल के अंदर भी 3 हैं, इंफॉर्मेशनल के अंदर भी 3 हैं और डिसीजनल के अंदर हैं 4। तो 3 + 3 + 4, देखिए 3 + 3 + 4 कितने हो गए? 10 हो गए। तो आंसर है 10। पर क्योंकि 10 ऑप्शन में गिवन नहीं है, इसलिए हम आंसर क्या करेंगे? 3, क्योंकि 3 कैटेगरीज तो है ना कम से कम। अगर यहाँ अच्छा एक और चीज, अगर क्वेश्चन में आता हाउ मेनी मैनेजर कैटेगरीज ऑफ मैनेजरियल रोल्स, तो आता 3। आता आता टाइप्स ऑफ मैनेजरियल रोल, तो आता 3। मतलब मैनेजरियल रोल जो इंटरपर्सनल है वो कहता है, इंटरपर्सनल वाला बातचीत करने का रोल। अब बातचीत करने के भी तो 3 तरह के रोल हैं। पहला लायसन है, दूसरा, तीसरा, इसके 3, इसके 4। ये अलग अलग आपको मैंने क्लास में पढ़ाए हुए हैं। तो आंसर हो गया वैसे 10, और 10 ना हो तो आंसर हो गया 3। चलिए अगली तरफ चलते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर बिजनेसमैन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी की तरफ। सोसाइटी की तरफ तो किसकी तरफ होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? हर एक की तरफ। क्या? हर एक की तरफ, टुवर्ड्स ऑल। मेन फंक्शन ऑफ लायसन। देखिए लायसन जो वर्ड है, ये लायसन ये कहाँ का है? आइए क्वेश्चन नंबर 12 में वापस पढ़ते हैं। ये देखिए, आपने पढ़ा था इंटरपर्सनल रोल्स अकॉर्डिंग टू मिंट्सबर्ग मैनेजरियल रोल्स। तो इंटरपर्सनल के अंदर एक है लायसन। मैंने लिखा हुआ है, एक ही लिखा हुआ है फिलहाल यहाँ। तो लायसन का मेन फंक्शन क्या है? लायसन का मतलब होता है, जैसे मैं मैनेजमेंट का मैनेजर हूँ और बाहर से कोई भी लोग आएगा, कोई मिलने वाला, कोई क्रेडिटर, कोई डेटर, मुझे किसी ने शादी में बुलाया, किसी फंक्शन में बुलाया, किसी पार्टी में बुलाया, तो उनके साथ कांटेक्ट करना, अच्छी तरह बात करना, उसे ही हम कहते हैं लायसन। तो आंसर हो गया कांटेक्ट आउटसाइड पब्लिक। आउटसाइड पब्लिक मतलब बाहर की जो पब्लिक है, कहने का मतलब है मैनेजमेंट के अंदर की जो पब्लिक है उसको लायसन में नहीं क्या डालते। मैनेजमेंट के अंदर जो लोग हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ, वो लाइसेंस नहीं है। मैनेजमेंट के अलावा जो बाहर की दुनिया है, मेरे बिजनेस के बाहर की दुनिया में जो जो लोग हैं मैनेजमेंट से अलग, उनके साथ बातचीत करना, उसे कहते हैं लाइसेंस। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एनुकुलेटेड बाय हेनरी फ्यूल। प्रिंसिपल जो है हेनरी फ्यूल ने दिए थे, कितने थे? सबको याद है, ये 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। और हेनरी फ्यूल का भैया जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में जन्म हुआ था। अच्छा, किसने क्या कहा? पहले आप बता दूं मैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट किस चीज का? पैसों का। इसके अंदर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं हम क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने पढ़ाया था फंक्शनल एरिया में प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अगला क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी 3 तरह के डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड देना हो मतलब पैसे बांटने हो, पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ लगाऊं, ये है ना जो वेयर टू इन्वेस्ट, फ्रॉम वेयर वी शुड रिसीव मनी, मतलब टू फाइनेंस मनी, एंड हाउ मच डिविडेंड वी शुड गिव। ये जो चीज़ है, ये मैनेजमेंट जो करना है, ये होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये भी मैनेजमेंट का पार्ट है। चलिए फिलहाल वैसे अच्छा क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि ये जो लाइन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग कंट्रोलिंग फंक्शन टू द फाइनेंस फंक्शन, ये किसने कहा है? ये केडी विल्सन ने कहा है। फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट वही है ये। फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट था, प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या करता है? कुछ भी प्रोड्यूस कराना हो, भैया मशीन ठीक है क्या, भाई साहब प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी है, 10,000 मुझे बैग्स बनाने हैं इस बार। अगर मेरी मारुति की कंपनी है, भाई साहब 1,000 गाड़ियां तो बनानी रहे इस बार मुझे, इस साल में। तो कितना सामान बनाना है, कंट्रोलिंग करना, ज़्यादा वेस्टेज तो नहीं हो रही है,
कुछ कम तो नहीं रह गई है? एक महीने में मुझे 10 गाड़ी बनानी थी अगर, तो ये 9 रह गई तो क्या करूंगा मैं? अगले महीने 11 बनवा दूंगा। तो ये होता है कंट्रोलिंग। प्लांट लेआउट क्या होता है? आप पढ़े हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, कहाँ पर कौन सी मशीन रखनी है, कहाँ किस आदमी को करना है, एक तरह से नक्शा बनाना। तो ये भी किस में आता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट। आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। किसने क्या कहा? मुझसे, मुझे नहीं पता किसने क्या कहा, समझाने की बात नहीं होती है, खुद देख लेना आप आंसर। फंक्शंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट बताऊं कहाँ है? पर्सनल मैनेजमेंट क्वेश्चन नंबर 11 में दिखाता हूँ कहाँ है। ये रहा, प्रोडक्शन, फाइनेंशियल, पर्सनल। ये जो पर्सनल मैनेजमेंट है ना, इसके बारे में पूछ रहा है वो। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड, एडवांटेज टू मैनेजमेंट, बोथ या नन। आंसर है नन। मैं बताता हूँ क्यों। जो डिविडेंड देना होता है वो किस में आता है? देखो, डिविडेंड डिसीजन, कितना डिविडेंड दें, मैनेजमेंट को कितना मुनाफा दें, भाई साहब कितना रोक के रखे, कितना डिविडेंड दे, किसके अंदर आता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। तो पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर आता है क्या? नहीं, इसलिए आंसर हो गया नन ऑफ दिस। ठीक है, ये लिखा है डिविडेंड दे, मैनेजमेंट को फायदा दे। पर्सनल मैनेजमेंट में भी ये सारी चीजें आती हैं जो हम अपने एम्प्लॉयज के लिए करते हैं। उन्हें बोनस देना, सैलरी देना, घुमाना। हेनरी फ्यूल कहाँ का आदमी है भैया? ये फ्रांस में जन्म लिया था। किस आदमी, सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 12th में आपने पढ़ा होगा। किसने दी थी ये? एफ डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, ये अमेरिका का आदमी था। इसने जो बुक पब्लिश की थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैसे बुक नहीं थी वो, केवल एक शॉर्ट नोट था, बुक नहीं कह सकते हम उसको। वो पब्लिश की गई थी 1911 में। और एक और बात इंटरेस्टिंग बताऊं, 1911 में पब्लिश करवा दी, 1915 में चल बसे, 12, 13, 14, 15, चौथे साल में चल बसे बुक पब्लिश करने के बाद। अभी कुछ बताते हैं आगे। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, अपने आप को ढेर बड़ा 30 मार खा मानता है। जहां भी देखो अपने आप को साइंटिफिक वर्ड बोल देता है, साइंटिफिक, ताकि साइंटिफिक बोलने से तो भैया ये इनकी ज्यादा नाम हो जाएगा इनका। तो बस नाम वैसे हो भी गया है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिताजी का नाम है भैया F.W. टेलर, जिनकी बुक छपी थी 1911 में। अच्छा, देर इज ए प्रोविजन ऑफ डैश इंसेंटिव अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये पूछ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब टेलर ने आप अपने एम्प्लॉयज को पैसे देने की बात की है या नॉन मॉनिटरी बेनिफिट की बात की है? रिवार्ड दे दो, गिफ्ट दे दो, भैया इसको घुमाने पे भेज दो। मैं बताता हूँ आंसर। अकॉर्डिंग टू टेलर, मजदूर केवल पैसों का भूखा है, उसको केवल कैश से मतलब है। किससे? कैश से। उसको ये मतलब नहीं है आप उसको टिफिन दे दिया, कैलेंडर दे दिया, कहीं पे फॉरेन ट्रिप घुमा दी, ना 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 ना, उसको तो केवल मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए। आपने उसको फ्री सर्विस दे दी, फ्री एसी दे दिया, ऑफिस में फ्री चाय, फ्री स्विमिंग पूल, भाई साहब इंसेंटिव्स क्या पर्क्स ऐसे ऐसे दे दिया, आहा आहा मजा आ जाए। पर ना ना ना, टेलर के मुताबिक सारे मजदूर किसके भूखे हैं? पैसों के, कैश, उनको चाहिए केवल कैश। तो इसमें आंसर आ गया मॉनिटरी, बोथ नहीं। देखो अब मैं आपको ऊपर की लाइन पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छी बात बताई हुई है, देखिए क्या लिखा हुआ है मैंने। 1913 की बात बता रहा हूँ मैं, 1913, 1911 में बुक पब्लिश हुई, ठीक 2 साल बाद, सॉरी, ठीक 2 साल बाद व्लादिमीर लेनिन, जैसे अभी अभी पुतिन है वैसे ही कभी थे व्लादिमीर लेनिन। उन्होंने लिखा था कि जो सबसे अच्छी चीज, मतलब जो सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है आज यूरोप में और कुछ कुछ एशिया में, वो है सिस्टम ऑफ अमेरिकन इंजीनियर, अमेरिका के इंजीनियर का सिस्टम। क्या नाम था उसका? फ्रेडरिक टेलर, टेलर का। तो लेनिन ने कहा है ये कुछ नहीं है साइंटिफिक, साइंटिफिक सिस्टम ऑफ स्वेटिंग है। क्या? कितनी बड़ी बात कह दी, साइंटिफिक सिस्टम ऑफ स्वेटिंग। ये तो मजदूरों का खून निचोड़ने की टेक्निक है। क्योंकि टेलर ने बात ही ऐसी ऐसी बताई है, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी। टेलर ने इतनी बारीकी की बातें बताई है कि यदि कोई मजदूर यहाँ से यहाँ तक प्लायर्स, कैंची, कोई टूल उठा रहा हो ना, तो टेलर ने कहा है यहाँ की जगह ना उस टूल के पार्ट को वहीं पर भेज दो, ताकि मोशन ना हो। क्या ना हो? मोशन ना हो, टाइम ना लगे। मतलब टेलर ने बैठने से उठने तक के ऊपर जोर दे दिया है। फैटिग स्टडी, कितनी देर इंतजार कर रहा है, लेट रहा है। तो टेलर वैसे तो ठीक है, चलो ठीक है,
पर बहुत ही गलत चीजें सिखाई गया है टेलर। इसकी जब बातें हैं फेल हो गई थी 2 साल के अंदर अंदर ही। चलिए फिर बताते हैं। चलिए ये मैंने लिखा हुआ है अगेन इन 1914। 1914 में लेनिन ने इसको कहा है टेलरिज्म को मैंस एंस्लेवमेंट बाय मशीन। इंसान को मजदूर बनाना मशीन के द्वारा, इसे ही है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कहते हैं। वैसे टेलर की जो टेक्निक है कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक बेकार भी हैं, क्योंकि इसके मुताबिक सारे इंसान पैसों के भूखे नहीं होते। कुछ को नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी चाहिए। कुछ के ऑफिस में स्विमिंग पूल होता है, जैसे मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं बीकॉम करके जॉब कर रहे हैं अच्छी अच्छी जगह। भाई साहब उनको मजे आ रहे हैं, कैश कम मिल रहा है, पर कहते हैं मजे हैं अपने। कभी हमें घुमाने ले जाते हैं, कभी कुछ कराने ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं बर्थ प्लेस ऑफ एल्टन मायो। एल्टन मायो जो है भाई साहब टेलर का बिल्कुल उल्टा है। इसके मुताबिक एक मजदूर को केवल पैसे नहीं, प्यार भी चाहिए। ये आदमी कहाँ का था? ये आदमी था ऑस्ट्रेलिया का। इसके मुताबिक इंसान पैसों का भूखा नहीं, प्रेम का भूखा है। व्हाट इज बिहेवियरल अप्रोच? वैसा बिहेवियरल अप्रोच क्या है? ऑल ऑफ दिस समझाने का टाइम नहीं है इस क्वेश्चन को। प्लानिंग कितने समय के लिए करते हैं भाई साहब? छोटे आदमी हो, मतलब आप लोअर मैनेजमेंट के हो, तो आप 1 हफ्ते की कर लो। मिडिल वाले हो 2-3 साल की कर लो। लॉन्ग वाले हो और ज्यादा की कर लो। कहने का मतलब है प्लानिंग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी कर लो। ए प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर। किसने कहा है? ये का एलन ने कहा है कि जो प्लानिंग हम करते हैं ये एक जाल है, ताकि अपने भविष्य को कब्जा कर लें। कितनी अच्छी बात है वैसे। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो शब्द है, ये जो शब्द है ना साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये सबसे पहले कब यूज हुआ था? आंसर में देखो मैं बताऊं, रियल की जो मैं बात बताऊं, अगर आपको आंसर रटना है, आंसर है 1903। अब समझो, क्वेश्चन नंबर 21 में हमने पढ़ा था कि 1911 में बुक पब्लिश हो गई थी। 1915 में भाई साहब मर गए, तो 1918 तो कट हो गया। मरते मरते कोई बुक पब्लिश नहीं करता, ये भी कट हो गया। भाई साहब छोटा बच्चा था उस समय, ये भी कट हो गया, तो 1903 आंसर हो गया। पर रियल का जो आंसर है वो है आंसर 1911 ही। बाकी जो रटने वाली चीज है वो 1903 है। हर बुक में 1903 मिलेगा आपको, ठीक है। फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। सर, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, ये पांचवा कहाँ से आ गया? मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो। अब मैं बताता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट क्या होता है। ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट देखो क्या होता है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं ना, उन्हीं लोगों को हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या फिर मैनेजरियल मैनेजमेंट। रट लो। मिडिल वालों को बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, और लोअर को बोलते हैं सुपरविजन या फिर ऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो अब पढ़ो क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का, ध्यान में रखकर टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो फंक्शंस है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का किसका फंक्शन? टॉप लेवल का। वो क्या है? प्लानिंग करना। हाँ बिल्कुल करते हैं। सेटिंग द पॉलिसी, भाई साहब ये भी तो प्लानिंग के अंदर ही आता है, तो प्लानिंग आंसर हो गया। सेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, हाँ ये भी आंसर सही हो गया, पर ये प्लानिंग के अंदर आ गया, आंसर नन। अगर आंसर में होता ऑल ऑफ दिस तो आंसर होता ऑल ऑफ दिस, पर चूंकि आंसर में है नन ऑफ दिस तो आंसर होगा प्लानिंग, क्योंकि ये जो सी और बी है ये तो एक ही अंदर ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर्टेरी प्लानिंग के कितने टाइप्स हैं? जॉर्ज आर्टेरी के हिसाब से पहली बात तो जॉर्ज आर्टेरी ने तो फंक्शंस, मैनेजमेंट के फंक्शंस जो सब लोग 5 देते हैं, कुछ 8 देते हैं, इसने तो 4 ही फंक्शन दिए हैं, और हर 4 फंक्शन के अंदर जो कैटेगरीज दी वे भी 4 ही हैं। जहां जॉर्ज आर्टेरी दिख जाए वहां आंसर लिख देना 4। 4 फंक्शंस। प्लानिंग के अंदर भी 4 ही प्लानिंग, कौन कौन सी? ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड। अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी 4 तरह की ऑर्गेनाइजिंग है। एक्चुअलाइजिंग के अंदर भी 4 तरह की हैं, और कंट्रोलिंग भी 4 तरीके से हैं। तो जॉर्ज टेरी ने हर चीज कही है 4 बोतल 4 चीजों से। पॉलिसी डिसीजंस आर जनरली, देखिए क्या लिखा है, पॉलिसी डिसीजंस। कोई ऐसा डिसीजन जिसमें हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं मतलब हमारी मैनेजमेंट में क्या होगा, ये बड़ी बात है पॉलिसी बनाना। तो क्या वो एक आदमी बनाएगा? ग्रुप ग्रुप बनाएगा। दो ही तरह, इंडिविजुअल केवल वो काम करता है जो छोटे से काम हो। पॉलिसी बनाना बड़ी बात है, तो कौन बनाएगा? ग्रुप। सी और डी तो ऑप्शन होते ही नहीं है, ये कोई डिसीजन है ही नहीं। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्या मतलब होता है?
जब 10 इंटेलेक्चुअल्स, जब 10 पढ़े लिखे लोग, मतलब होशियार लोग ग्रुप डिस्कशन करें कुछ सोल्व प्रॉब्लम के लिए, कुछ आइडियाज प्रोड्यूस करने के लिए, 10 आदमी बैठ गए, भाई साहब पानी से गाड़ी कैसे बनेगी, सॉरी गाड़ी पानी से कैसे चलेगी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है लिथियम ले लो, कोई कह रहा है नहीं नहीं मैग्नीशियम डाल के ये कर लो, कुछ कह रहा है नहीं पानी के अंदर H2SO4 डालेंगे, कोई कह रहा है HCl डालेंगे, अपनी अपनी राय दे रहे हैं, उसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। और जो अकेले बैठ के करता है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होता। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, अच्छा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग समझ गए? ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ए डिसीजन, ब्रेनस्टॉर्मिंग डिसीजन टेक्निक है या प्रिंसिपल है? देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक तो है हाँ, पर प्रिंसिपल हो भी सकती है नहीं भी। देखो मुझे डाउट है, आंसर इसको आप अपने अपने बुक के हिसाब से देख लेना, किसने क्या कहा मुझे नहीं पता। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्पेशलाइज्ड डिसीजन मेथड्स आर, स्पेशलाइज्ड डिसीजन मेथड्स। अब मैं ऐसे समझाऊंगा आपको। देखिए चैप्टर मैंने खोला हुआ है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हैं। किसका, हमें डिसाइड कैसे करें, कुछ भी सोचना है तो उसको डिसाइड कैसे करें, हमारे मन में कुछ बात है तो उसका फैसला कैसे लें, उसके अलग अलग टेक्निक्स हैं। सबसे लास्ट टेक्निक लिखी है स्पेशलाइज्ड डिसीजन मेथड्स। तो स्पेशलाइज्ड डिसीजन मेथड्स क्या है? तो आंसर हो गया ऑर्डिनरी, अननेसेसरी कुछ होता नहीं है, बहुत नन, मतलब आंसर में कुछ पूछा ही नहीं है, ऑर्डिनरी। अगर ये पूछता कि ट्रेडिशनल है, मॉडर्न है, किसने दी है, कुछ बात थी, ठीक है, मतलब मेथड है, ऑर्डिनरी मतलब ऑर्डिनरी है मतलब हाँ ठीक ठाक तरीका है। क्या क्वेश्चन है, किसने क्या कहा खुद पढ़ लीजिए, पीटर एफ ड्रकर। ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिलेक्शन ऑफ वन आउट ऑफ टू और मोर, दो या दो से अधिक में से एक छांटना, वो डिसीजन मेकिंग है क्या? ऑल्टरनेटिव। अच्छा एक मिनट, मैं आपको दूसरी स्क्रीन पर दिखाता हूं डिसीजन मेकिंग पे एक क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए आप, द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम मैनी ऑल्टरनेटिव इज नोन एज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? बेस्ट ऑल्टरनेटिव छांटना। अगर आपको 3 रास्ते दिख रहे हैं जाने के, आप उसमें से एक छांटो जो सबसे अच्छा है, उसे ही हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग, डिसाइड करना। दो या दो से अधिक पांच में से एक चीज को चुनना, उसे ही हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। तो जो वर्ड यूज होते हैं बुक्स में वो होता है क्या? ऑल्टरनेटिव। क्या? ऑल्टरनेटिव। तो वैसे ही अब वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, वहां पूछा हुआ सिलेक्शन ऑफ वन और मोर आउट ऑफ ऑल्टरनेटिव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट में कहते हैं MBO। MBO, MBO इज द फाइनल रिजल्ट। किसने कहा? एलन ने कहा। किसने कहा? हमें नहीं पता। किसने कहा? मुझे नहीं पता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कॉर्पोरेट प्लानिंग। कॉर्पोरेट प्लानिंग, देखिए दो तरह की प्लानिंग होती है, फंक्शनल प्लानिंग, कॉर्पोरेट प्लानिंग। जो छोटी छोटी बातों के लिए हो वो होते हैं फंक्शनल प्लानिंग, और पूरी ऐसी प्लानिंग जिससे पूरा कॉर्पोरेट, जिससे पूरी कंपनी के ऊपर फर्क पड़ेगा, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट प्लानिंग। तो कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या 2 दिन के लिए की जाती है, 1 साल के लिए ना, आने वाले भविष्य के लिए, अनंत काल के लिए, जब तक हमारी कंपनी चलेगी। मतलब वो प्लानिंग ऐसी होती है कि अब से यही रूल एप्लीकेबल हो जाएगा जब तक चेंज ना हो, तो इसलिए आंसर है लॉन्ग टर्म। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इन एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एंटरप्राइज है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, कहने का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग, तो कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग कौन करता है? टॉप लेवल। किसने क्या कहा? हमें नहीं पता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 43, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। देखिए जो थर्ड होता है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, सॉरी सेकंड, प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। उसके अंदर हम क्या क्या करते हैं? उसके अंदर हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, सेल डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, HR, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं। तो वो किसमें था? ऑर्गेनाइजिंग में। और पावर्स बांटना, मेरे ये पावर है, मतलब किसी आदमी को अगर एम्प्लॉय पे रखना है, किसी आदमी को अगर जॉब पे रखना है, तो मिडिल वाले ये काम कर लेगा। अगर कुछ मजदूरों को भगाना है, शिफ्ट करना है, यहाँ से वहां ले जाना है, वो लोअर वाला भी कर देगा। तो ये जो डिसीजन होते हैं ये सारे हम कहाँ करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग वाले प्रोसेस में। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कहने का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग, जो आपने पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशन बनाना, वो क्या है? क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, आंसर हो गया नन ऑफ दिस, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया। ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट नहीं है, गुड्स नहीं है, तो नन ऑफ दिस लिख दिया मैंने।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क के चैप्टर में आपने पढ़ा है कि कौन कौन सा कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। देखिए ये क्या है, सर्कल है, चेन भी होता है, व्हील भी होता है और फ्री फ्लो भी होता है। इससे अलावा भी होता है, वो किसी और इंसान ने कहा है। देखिए अलग अलग इंसान ने अलग अलग बात कही हुई है। फिलहाल जो बात किसी ने नहीं कही वो है ट्राइंगल। ट्राइंगल कोई भी नहीं होता। सर्कल ऐसा होता है, सर्कल चेन वाला ऐसा होता है, फ्री फ्लो वाला ऐसा होता है। तो अलग अलग होते हैं, तो ट्राइंगल कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए आंसर हो गया ट्राइंगल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग कितने तरह के होते हैं भैया, फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो सबको पता है, तो आंसर हो गया बोथ ए एंड बी। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑर्गेनाइजेशन। आइडियल मतलब पता क्या होता है, बिल्कुल सही, मतलब उच्च दर्जे का, कहने का मतलब है शुद्ध देसी घी, कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे अच्छी हो। उसकी क्या क्या खूबियां हैं, उसकी ये खूबियां हैं कि उन लोगों को पता हो कि उनको अचीव क्या करना है, उनके ऑब्जेक्टिव क्लियर हों। अगला रीजनेबल स्पैम ऑफ कंट्रोल। जो कंट्रोल हो ना, एक रीजनेबल अमाउंट तक हो, कंट्रोल हो। अगर कंट्रोल ना हो तो दिक्कत, कंट्रोल ही कंट्रोल हो तो भी दिक्कत है यार। स्पेशलाइजेशन भी हो तभी तो आदमी फटाफट काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है, ऑर्गेनाइजेशन क्यों करते हैं भाई साहब। इसलिए करते हैं ताकि मार्केटिंग कर लें, हाँ कर लें, बिल्कुल अचीव कर लें, अपने गोल अचीव कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है, गोल अचीव करना, हाँ मार्केटिंग। थोड़ा मुझे देखो डाउट है, आंसर हो गया बोथ एंड भी। वैसे इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, डाउट लगा रहा हूँ। जब आप मुझसे पीडीएफ लोगे, जब आप मैसेज करोगे, कमेंट करोगे, फिर पीडीएफ लोगे, तब आंसर मैं होपफुली इसको सही कर दूंगा। जहां पे डाउट है मैं डी लिख दूंगा, यहाँ पे मैं डी लिख के दे दूंगा आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल अथॉरिटी। मैनेजरियल अथॉरिटी का क्या प्रिंसिपल है, फॉर्मल अथॉरिटी, कंपिटेंस, बोथ या नन। नन में क्या आएगा, तीसरी। समझाने की तरफ चलता हूँ मैं थोड़ा सा आपको, मैं पीडीएफ दिखाता हूँ। चैप्टर है ये, सोर्स एंड नेचर ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी देखो तीन तरह की होती है, कौन कौन सी, यहाँ पे देखिए। फॉर्मल अथॉरिटी, एक्सेप्टेंस थ्योरी और कंपिटेंस थ्योरी। तीन तरह की थ्योरी हैं। पहली थ्योरी क्या कहती है, दूसरी क्या कहती है, तीसरी क्या कहती है, हम उस पर नहीं जा रहा हूँ। पर इतना याद रखिए कि तीन स्कूल हैं, थॉट, थ्री थॉट्स हैं, तीन स्कूल हैं, मतलब तीन तरह के विचार हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि आप क्योंकि मिडिल लेवल में हो तो आप सुपीरियर हो, जो लोअर लेवल में है वो सबॉर्डिनेट है। आप सुपीरियर हो क्योंकि आपका पद ऊंचा है। आप सीएम हो तो आप किसी भी डीएम को धमका सकते हो, इसे कहते हैं फॉर्मल अथॉरिटी। अगला है एक्सेप्टेंस थ्योरी। देखिए अगर सीएम जो है किसी भी डीएम को धमका सकता है, वो धमका सकता है फॉर्मल अथॉरिटी। फॉर्मल कम्युनिकेशन वाली जो है ना, फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो पद में बड़ा वो बड़ा ही है, वो फॉर्मल है। एक्सेप्टेंस मतलब क्या, डीएम आपको एक्सेप्ट कर रहा है। यदि डीएम ने कहा ओके सर, तो इसका मतलब है वो आपको एक्सेप्ट करता है। यदि डीएम ने कहता है चल अपना काम कर, इसका मतलब वो आप उसके सुपीरियर नहीं हो, आप सुपीरियर हो क्योंकि वो आपको एक्सेप्ट कर रहा है। तीसरा पढ़ते हैं कंपिटेंस थ्योरी। कंपिटेंस थ्योरी मतलब जो काबिल है वही आपकी अथॉरिटी है। कहने का मतलब अथॉरिटी उसके पास है जो कंपिटेंस है, जो काबिल है। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी याद है आपको। तो चंद्रगुप्त जो था छोटा सा बालक था, राजा नहीं था, ऐसी था। चाणक्य ने समझा दिया, सारा तख्ता पलट के रख दिया। वो कंपिटेंस था, वो काबिल था, उसकी लोगों ने बात भी मान ली। जो काबिल है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो कहता है कंपिटेंस थ्योरी। देखो फॉर्मल अथॉरिटी क्या कहता है, आपको थोड़ा सा वेद में लेके जाता हूँ। फॉर्मल अथॉरिटी ये कहता है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है और शूद्र सर्वश्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि भैया वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में है, वो भाई साहब लोअर लेवल मैनेजमेंट में है। एक्सेप्टेंस थ्योरी क्या कहती है कि यदि किसी शूद्र ने, किसी क्षत्रिय ने ब्राह्मण के पैर छू लिए, इसका मतलब वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ भैया आप सर्वश्रेष्ठ हो। पर कंपिटेंस, कंपिटेंस थ्योरी क्या कहती है कि यदि आप किसी आज के ब्राह्मण से पूछो भैया आप कुछ गा कर बताओ, जैसे शादी होती है, कहीं पे कुछ होता है तो वहां पे गाया जाता है। मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ, वहां गाया जाता है, क्या गाया जाता है मैं बताता हूँ। अरिहि मा स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति न पूषा विश्वावेदाः स्वस्ति न तो बहुत कुछ है। शिव तांडव स्तोत्र होता है, जटाटवी गलत जलज प्रवाह पावत स्थले गले बलम बलम विदाम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 डमन्निनाद वड्डम हरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिव। ऐसे 14 पैराग्राफ हैं शिव तांडव में। अगर कंपिटेंस मतलब जिसको आता है वही एक राजा है,
महाभारत के अंदर जो कर्ण था वो क्या था, काबिल था। तो अकॉर्डिंग टू महाभारत, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कर्ण सर्वश्रेष्ठ। चलिए, बहुत हुई ऐसी गलत बातें, थोड़ी सॉरी अगर किसी की भावना को आहत हुई हो। केवल समझाने के लिए मैंने समझा रहा था कि यार कि होता क्या है। वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैनेजरल अथॉरिटी, यदि आप किसी यहाँ पे मैनेजर हो, आप ऑफिस में मैनेजर हो, तो आपको लगता है मैं ऊपर, मैं धमका सकता हूँ क्योंकि मैं उसका क्या हूँ, बॉस हूँ। क्या हूँ, बॉस। तो आंसर हो गया फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी। फॉर्मल मतलब भाई साहब आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलना है। जैसे बचपन में फॉर्मल लेटर लिखते थे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब सर, मैम, बॉस। इनफॉर्मल मतलब और ठीक ठाक भी है तू। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी के भैया बहुत सारे टाइप्स हैं। आंसर हो गया बोथ एंड बी। टाइप ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी के कितने, अभी अभी तो हम पढ़ाया था मैंने, फॉर्मल, एक्सेप्टेंस, कॉम्पिटेंस। आप आ, आप फॉर्मल तरीके से बड़े हो, आप टॉप लेवल मैनेजमेंट हो इसलिए आप बड़े हो, आपको लोग मानते बड़ा हैं इसलिए आप बड़े हो, आप काबिल हो इसलिए आप बड़े हो। तीनों में अंतर समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। अथॉरिटी ज्यादातर आपके ऑफिस में, आपके कॉर्पोरेट कल्चर में क्या चलता है, ये चलता है। जितनी भी नौकरियां हैं सब में क्या चलता है, फॉर्मल अथॉरिटी चलती है, सबको पता है। डेलीगेशन कैसे, हो डेलीगेशन किसका किया जाता है, डेलीगेशन अथॉरिटी का किया जाता है। सर, रेस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं होता क्या, अरे अथॉरिटी का करोगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आ ही जाएगी ना। वैसे किसी किसी बुक में इसका आंसर ऑल ऑफ दीज गया है और कुछ कुछ में अथॉरिटी। मेरे हिसाब से इसका आंसर अथॉरिटी है। मेथड्स ऑफ टूल और टूल ऑफ मोटिवेशन, मेथड्स ऑफ की और टूल्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के क्या क्या टूल्स हैं, टूल्स। ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, आंसर ऑल ऑफ दीज लिख देना आप। ए एच मास्लो वॉज द रेसिडेंट ऑफ, भाई साहब मास्लो जिसने कहा था नीड्स दी थी अलग अलग, एस्टीम नीड्स, सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स, वो कौन था, वो अमेरिका का आदमी था। अमेरिका के कहाँ का, न्यूयॉर्क का। मैक्सिमम डिसिप्लिन एग्जिस्ट इन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि देर आर थ्री पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सबसे पहला है लाइन, दूसरा है फंक्शनल, तीसरा लाइन। सबसे पहले तीन तरह के स्ट्रक्चर चलते थे, मैं यहाँ से हट जाता हूँ स्क्रीन से। सबसे पहले तीन तरह के स्ट्रक्चर चलते थे, उनका नाम है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल और तीसरा लाइन। आगे मैंने लिखा है बाय द टाइम वी एडेड फोर्थ स्ट्रक्चर कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, समय के साथ साथ हमने फोर्थ जोड़ दिया क्योंकि एक अलग से आदमी आया उसने लिख दिया चार होते हैं। कुछ कुछ बुक में लिखा हुआ है छह होते हैं। अब किसकी बात मानो किसकी नहीं, सब बुक अलग अलग बात बोलती हैं क्योंकि मैनेजमेंट साइंस नहीं है। देखो प्रूफ हो रहा है बिल्कुल, मैनेजमेंट इज नॉट ए साइंस। तो वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो मैक्सिमम डिसिप्लिन है वो किस में है, भाई साहब वो लाइन में है। मैं बताता हूँ क्यों। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ये बराबर में डायग्राम बनाया हूं मैंने, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। एक आदमी या तो केवल ऊपर वाले से बोलेगा या नीचे वाले से, तो वो किसी और से बात ही नहीं कर सकता, तो फिर डिसिप्लिन तो है ही। व्हाट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहां पे आप अपने साथी के साथ, जो आपका एम्प्लॉय है, जो आपके साथ में काम कर रहा है, मान लो आप अकाउंटेंट हो, आपका कोई असिस्टेंट है या आपका कोई सब अकाउंटेंट है, कोई भी आपका मित्र है ऑफिस के अंदर, आप उसके साथ दोस्ती यारी की बात करते हो। आप ये नहीं बात करते सर वेयर शुड आई कीप दिस फाइल्स, सर वुड यू गो फॉर एन इंटरव्यू, सर आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क। आप ऐसी बात करते हो। और क्या हाल हो रहा बे यार, अबे तूने शिंटी की चैट देखी यार, क्या थी यार वो, पागल यार। ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है ये वाली, हाँ ये वाली है, क्या कर रहा ओ है कंप्यूटर में क्या देख रहा, ये जो होता है इसे कहते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब जो फॉर्मल नहीं है, इन मतलब होता है नेगेटिव, फॉर्मल ना होना उसे कहते हैं इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल किस, भाई साहब स्टाफ के साथ ही तो करते हैं। जैसे हनी सिंह का गाना भी है, मेरे दफ्तर में अक्सर करती है इशारे वो हंसकर, बेबी बस कर तेरे चक्कर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन। दो वर्ड्स हैं, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या लगा इसमें, डी। सेंट्रलाइजेशन मतलब सारी की सारी पावर आपके पास है, कुछ भी डिसीजन लेना हो आपके पास है, कुछ भी काम हो किससे पूछ के करो, हमसे। ये कहता है सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है कि मेरे यार बार बार मेरे पास मत आया कर पूछने के लिए, मेरे पास मत आओ बार बार पूछने के लिए, ये पावर तुम अपने पास रखो, अपने हिसाब से डिसीजन ले लो। ये कहता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर्स आपने अपने छोटे वाले को दे दी, छोटे ने और छोटे को दे दी। कहने का मतलब है टॉप लेवल मैनेजमेंट ने मिडिल को, मिडिल ने दे दी लोअर को। डिसेंट्रलाइजेशन अपनी पावर्स को बट अपनी अथॉरिटी को बांट दिया, डेलीगेट कर दिया।
तो कुछ दिक्कतें हैं। यदि सारी चीज आप अपने पास रखोगे, सर एक ना आदमी है वो कह रहा है कि वो चपरासी की नौकरी करना चाह रहा है, सर रख लूं क्या? आप अपने कंपनी के सीईओ से पूछ रहे हो चपरासी के रख लूं ना रख लूं, आपने उसकी 2 मिनट वेस्ट कर दी। नुकसान बताऊं क्या है? उसका टाइम खर्च होगा। कहीं भी साइन कराना हो, आप सीईओ के पास ला रहे हो, मैनेजर के पास ला रहे हो, सर साइन कर दीजिए। अरे ये काम तो वो खुद भी कर सकता था। मैं बताता हूँ, पेपर वर्क में इंक्रीज आ जाएगा। सारे साइन अगर उसे ही करने पड़ेंगे, हर चीज उसे पढ़नी पड़ेगी, तो उसका कागज का काम बढ़ जाएगा। भाई साहब लैक ऑफ इंसेंटिव, मतलब इंसेंटिव नहीं, यहाँ यार गलत वर्ड लिखा हुआ है, लैक ऑफ इंसेंटिव। यहाँ वर्ड आना था लैक ऑफ इनिशिएटिव। क्या आना था? लैक ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव लैक ऐसे हो जाता है कि जो लोअर वाला है या मिडिल वाला है कहता है यार सारी चीजें तो इस बॉस से पूछनी पड़ती है, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, हम तो कठपुतली हैं, हमारे पास तो कोई पावर है ही नहीं। तो उसको थोड़ी दिक्कतें आती हैं, तो इनिशिएटिव में लैक आता है। इंक्रीज इन रूटीन वर्क, भाई साहब काम तो बढ़ेगा ही ना जब सारी चीज आपको ही करनी है। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस। पॉइंट आउट द फीचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब आपने अपनी पावर छोटे को दे दी, छोटे ने मतलब दादाजी ने कह दिया बापू जी को, बापू जी ने कह दिया बेटे को, पैसे जैसे खर्च करना है कर, पर लिमिट में। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन में एक इसका एडवांटेज है, उसका आंसर है इफेक्टिव कंट्रोल। क्या है? इफेक्टिव कंट्रोल मिलता है। क्या फॉल इन मोरल? क्या आपका मनोबल गिरता है? भाई साहब नहीं, लोगों का मनोबल बढ़ता है। कैसे? मेरे बॉस इतने अच्छे हैं, मुझे अकेले डिसीजन लेने को कह दिया, मेरे पास इतनी पावर है, मैं किसी इंसान को नौकरी पर रख भी सकता हूँ, नहीं भी। मुझे अपने मालिक से, आई मीन टॉप लेवल मैनेजमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं इस कंपनी का एचआर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ये लिखा है पोजीशन भैया बढ़ती है, मतलब फीचर्स पोजीशन। मुझे समझ नहीं आया कहना क्या चाहते हैं वैसे। या तो बी समझ आया, बी तो गलत हो गया, सी आंसर है इफेक्टिव कंट्रोल। वर्कलोड ऑन टॉप लेवल मैनेजमेंट रिड्यूसेस। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम घटाना है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम घटाना है तो क्या करूं? टॉप लेवल मैनेजमेंट की अथॉरिटी अपने मिडिल को दे दूं, मिडिल की अथॉरिटी जाके अपने लोअर को दे दूं, थोड़ी थोड़ी पावर नीचे नीचे बांट दूं लिमिट में। तो कौन घटाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन तो क्या करता है? काम बढ़ाता है, सिरदर्दी बढ़ाता है, रूटीन वर्क बढ़ाता है। डेलीगेशन इज मेड टू। डेलीगेशन किसे किया जाता है? भाई साहब अपने से छोटे को। मैं अपने से छोटे को कुछ भी काम कह दूं कि यार ये तू अपने हिसाब से कर, इसे कहते हैं डेलीगेशन। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है? ऑफिसर। भाई साहब ना ना ना, सीईओ की फुल फॉर्म पता क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो पहले ही टॉप लेवल मैनेजमेंट में, उसको तो क्या डेलीगेट करोगे? वो डेलीगेट करने वाला है। अगर क्वेश्चन में लिखा रहता डेलीगेशन इज मेड फ्रॉम, क्या टू की जगह लिखा होता फ्रॉम, तो आंसर होता है ऑफिसर। समझ के लिखा है टू। डेलीगेशन किसको किया जाता है? सबॉर्डिनेट को किया जाता है। और करता कौन है? सुपीरियर। फ्रॉम डिपार्टमेंटेशन। भाई साहब डिपार्टमेंट बनाने से क्या फायदे हैं? क्या भाई साहब? पैसों का नुकसान, समय का नुकसान, भाई साहब रिसोर्स का नुकसान। बहुत ही गलत बात है, नुकसान नहीं होता, फायदे फायदे हैं। आंसर हो गया नन ऑफ दीज। डिपार्टमेंट मतलब सेल डिपार्टमेंट, परचेज, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने से बहुत फायदे होते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल मिलता है, आप अकाउंटेबिलिटी डाल सकते हो। खैर पढ़ेंगे चैप्टर में। डिपार्टमेंटेशन इज सुटेबल फॉर। डिपार्टमेंट किसके लिए है? मेरी एक दुकान है, उस पर 2 लड़के हैं। अगर मैं अलग अलग डिपार्टमेंट बना दूं तो, अगर मैंने 6 डिपार्टमेंट या 5 डिपार्टमेंट बनाए तो 5 डिपार्टमेंट का एक एक डिपार्टमेंट का हेड बनाऊंगा। परचेज डिपार्टमेंट में परचेज मैनेजर, सेल डिपार्टमेंट में सेल मैनेजर, आईटी डिपार्टमेंट में आईटी मैनेजर, पर्सनल डिपार्टमेंट में एचआर मैनेजर। ये जो मैनेजर हैं भाई साहब, उनकी तनख्वाह भी तो आएगी। तो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए होता है ये हम जैसों के लिए नहीं होता यार। हाँ एक दिन बनेंगे हम बड़ी, चिंता नहीं। कोटेज इंडस्ट्री देखो, स्मॉल के लिए कोटेज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो बहुत ही छोटे लेवल पे काम करती है, अपने घर पे फैक्ट्री खोल ली, उसे कहते हैं कोटेज इंडस्ट्री, मतलब स्मॉल लेवल पे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ डिपार्टमेंटेशन वर्कर। मजदूरों के ऊपर क्या फर्क पड़ता है डिपार्टमेंट बनाने से? देखिए अगर सेल डिपार्टमेंट का आदमी है, सेल डिपार्टमेंट का आदमी अच्छी तरह नजर रखेगा उस सेल्स वाले बंदे के ऊपर, तो इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। हाँ एफिशिएंसी बढ़ेगी। वेट वेट वेट, क्वेश्चन में लिखा है इंक्रीज इन इन एफिशिएंसी, आंसर हो गया अब तो नन। मैंने गलती से पढ़ लिया था एफिशिएंसी, इसे मैंने हटा देता हूँ।
इसलिए मैंने ए टिक कर देता। मैं आपको जब पीडीएफ दूंगा इसको सही कर दूंगा मेमोरल टिके। क्या डिपार्टमेंट बनाने से दिमाग खराब हो जाता है यार, बॉस ने भी 10-10 डिपार्टमेंट बना रखे, दिमाग खराब कर रखा। ऐसा नहीं होता बच्चों, कोई ऑप्शन ही नहीं है तो कुछ मतलब कुछ भी लिख देते हैं, ऑप्शन नहीं मिलता तो। आंसर हो गया इसका नन। मैं इसको ठीक कर दूंगा पीडीएफ देते हुए आपको। नेम द टाइप ऑफ डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन कितने तरह से बन सकते हैं, देखिए ये कितने तरह से बन सकते हैं। डिटेल लिखी हुई है पूरी की पूरी मैंने। फंक्शनल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट सर्विस। अगला लिखा है मैंने टेरिटोरियल डिपार्टमेंट, प्रोसेस वाइज डिपार्टमेंट बाय कंज्यूमर, टाइम, नंबर। तो ये जो लिखे हुए ना 64 क्वेश्चन में देखो, ये लिखा हुआ है मैंने नंबर, कस्टमर, टाइम, ये लिखा है नंबर, कस्टमर, टाइम। आखिरी के तीन है नंबर, कस्टमर, टाइम, दिख रहे हैं। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। ये था डिपार्टमेंट कैसे किस तरह बना सकते हैं, समझ रहे हो। जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ना, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये है सबसे पहला फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। फंक्शंस के हिसाब से परचेज का काम, सेल्स का काम, समझ रहे हो, फंक्शन के हिसाब से। पर ज्यादातर तो फंक्शनल ही बनते हैं, पर आप समय के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से भी बना सकते हो। डिपार्टमेंट बनाने का मेन मेन क्या पूछे, मेन आंसर एक ही होगा। सबसे अच्छा फायदा बताओ। अच्छा फायदा है इफेक्टिव कंट्रोल, आंसर है इफेक्टिव कंट्रोल। डिपार्टमेंट बाय फंक्शन, ये वही है फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, अभी भी तो पढ़ा है मैंने 2 क्वेश्चन पहले। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये स्पेशलाइजेशन के ऊपर बेस्ड। परचेज, जो परचेज में माहिर है उसको परचेज में भेजो, जो बेचने में माहिर है, पागल बनाने में माहिर है, उसको सेल्स में भेजो। जैसे जो पापा होते हैं ना, बेचने में माहिर होते हैं, और जो मम्मी वो खरीदने में इतने मोल भाव करके खरीद लेंगी ना। 10 रुपए का सामान में भाई साहब 10 किलो सामान खरीद लेती हैं सब्जी वाले से, और भिंड और साथ में धनिया और मिर्च तो अलग से आ ही जाता है फ्री। हाँ, तो मम्मी काम करती है परचेज में अच्छा, पापा काम करते हैं सेल्स में अच्छा। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। एक्टिविटी को ग्रुप कर देना, मतलब सेल्स की एक्टिविटी को यहाँ डाल दिया, परचेज एक्टिविटी को यहाँ, मार्केटिंग को यहाँ, एक्टिविटीज का ग्रुप करना। भाई साहब डिपार्टमेंट बना दो। डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन, क्या फंक्शनल, वही फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन को पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये मोर पॉपुलर है किससे, कस्टम। देखिए 8 से 9 तरीके हैं डिपार्टमेंट बनाने के। सबसे पहला जो अच्छा फंक्शन है वो है डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन, इसे हम कहते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। ये तो मोर पॉपुलर नहीं है, इससे इससे ज्यादा पॉपुलर कुछ है ही नहीं, चाहे कुछ भी पूछ लो, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। कौन सा, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाउंडर ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। सारे क्वेश्चन फंक्शन के ऊपर आ रहे हैं। फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन के फाउंडर कौन है, भाई साहब टेलर हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने तरह के होते हैं, ओहो देखिए, फिर से क्वेश्चन आ गया वही वाला अभी आपको समझाया था। फॉर्म्स कितने होते हैं, लाइन, फंक्शनल, लाइन एंड स्टाफ, तीन थे अब तक, कितने थे, तीन, चौथा ऐड हो गया था कमेटी। पहले केवल कितने थे, केवल तीन थे, 1 2 3। जो लाइन है ये क्या है, सबसे ओल्डेस्ट। 2 फंक्शनल, ये फिलहाल सबसे ज्यादा चलता है। और कमेटी ज्यादा लोग यूज नहीं करते इसको। क्वेश्चन में फेयर पूछा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने तरह के, आंसर है 3। अगर ऑप्शन में यहाँ पे 4 भी होता ना, आप आंसर क्या लिखते, 3। क्योंकि जो 4 है यार ये तो अभी अभी जुड़ा है कहने, जो 3 है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन ये आ गया, सबसे ओल्डेस्ट है, अभी अभी तो पढ़ा है मैंने आपको, ये रहा लाइन जो ऑर्गेनाइजेशन है सबसे ओल्डेस्ट है। अगला क्वेश्चन, जनरली द कमिटीज अंडर, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, अभी अभी तो पढ़ा है मैंने कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, ये रहा, ये रहा कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। जो कमेटी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है भाई साहब, वो जो है वो एडवाइस देता है, ये काम कर लो ये ना करो, तो वो एडवाइस देता है। किसने क्या कहा मुझे नहीं पता। प्लानिंग का बेस क्या है, प्लानिंग का बेस है फोरकास्टिंग, दूर की सोचना, भविष्य को सोच लेना। कम्युनिकेशन क्या है, सब कुछ है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में कितने स्टेप्स हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस में कितने स्टेप्स हैं आप पढ़िए, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सेंडर, आइडियाज, एनकोडिंग, कम्युनिकेशन चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक। तो टोटल कितने हो गए, 7। अगर ऑप्शन में 7 नहीं है, अगर ऑप्शन में 8 है, कितना 8, तो आप 8 लिख के आओगे, क्योंकि जो 8वां है उसे हम कहते हैं नॉइस। नॉइस मतलब फालतू की आवाज जो काम की नहीं है। वैसे आंसर है 7, अगर 7 ऑप्शन में ना हो तो आंसर है 8। द मिनिमम पार्टीज टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने के लिए कितने लोग चाहिए भाई साहब, बात करने के लिए 2 लोग चाहिए, एक मियाँ एक बीबी। तो
दो, इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छी से अच्छी इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब बिल्कुल सही कम्युनिकेशन। क्या इंपॉर्टेंस है भाई साहब? इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिएगा आप, टाइम समय खाएगा ऑल ऑफ दिस। किसने क्या कहा आप खुद पढ़ लीजिए। किसने क्या कहा आप खुद पढ़ लीजिए। प्राइड मॉडल, देखिए प्राइड की फुल फॉर्म लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, पर्पस, रिसीवर, इंपैक्ट, डिजाइन, एग्जीक्यूटिव। ये जो प्राइड मॉडल है ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैप्टर के अंदर से आता है। ये किसने कही थी? वर्धमान एंड वर्धमान ने। कहने का मतलब है दो भाई थे, दो दोस्त थे जिनका सरनेम दोनों का वर्धमान था। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव कम्युनिकेशन, जो पहला प्रिंसिपल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का वो है क्लैरिटी। सबसे पहले क्लैरिटी आनी चाहिए। नेगेटिविटी भी नहीं होता है ना पॉजिटिव होता है, तो आंसर ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिविटी नहीं होता। अगला क्वेश्चन है सीमेटिक। देखिए वर्ड बहुत गलत लिखा हुआ है, सीमेटिक कोई वर्ड नहीं होता, आंसर ऑप्शन होता है सीमेंटिक। सीमेंटिक क्या? सीमेंटिक प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू सीमेंटिक प्रॉब्लम्स, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, इमोशनल मैसेज। हेलो, हेलो लिख रखा, हेलो, हेलो नहीं हेलो, हेलो इफेक्ट, HALO इफेक्ट, ठीक है। अच्छा इमोशनल, इमोशनल के आगे मसाज लिखा है, मसाज, इमोशनल मसाज। भाई साहब मसाज नहीं है, मैसेज होता है, मैसेज, ME। पता नहीं कहाँ कहाँ से लिख देते हैं मसाज। तो खैर क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिल्कुल सही सही पढ़ेंगे हम। सीमेंटिक प्रॉब्लम्स किस चीज से रिलेटेड हैं? सीमेंटिक प्रॉब्लम में वे प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप शब्द सही नहीं समझ पाते। आप चाइनीज बोल रहे हो, आप फ्रेंच बोल रहे हो, सामने वाले को आती नहीं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ जैसे अरेबिक में बात कर लूँ, आप हिंदी वाले हो, समझ नहीं आएगी। इमोशनल मैसेज ये किस में आएगा? इंडिविजुअल बैरियर में। हेलो इफेक्ट किस में आएगा? इंडिविजुअल बैरियर में। अच्छा अगला है अनक्वालिफाइड। है भगवान, फिर से गलती है यार, अनक्वालिफाइड नहीं, अनक्लैरिफाइड। अनक्लैरिफाइड assumptions आर रिलेटेड टू, अनक्लैरिफाइड assumptions किसमें होती है? आंसर है सीमेंटिक प्रॉब्लम्स। तो आंसर हो गया नन ऑफ दिस। अदर में नहीं आएगा क्योंकि अदर में अदर वाली आती हैं। सबसे पहला ही प्रॉब्लम होता है सीमेंटिक, सबसे जब ज्यादा प्रॉब्लम वाला होता है सीमेंटिक, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अदर्स में तो जाएंगे नहीं, आंसर हो गया नन ऑफ दिस। अगर यहाँ पे ऑप्शन में होता है सीमेंटिक तो आंसर होता है सीमेंटिक। अनक्लैरिफाइड, रेप्यूटरी रिलेशन। क्या रेप्यूटरी रिलेशन? अब देखिए, मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट का आदमी, दूसरा मिडिल का, मेरे मन में इज्जत, मेरे मन में घमंड, मुझे है गर्व। भाई साहब महीने का 10 लाख कमा रहा हूँ, ये क्या कमा रहा है महीने का 20-20 हजार 30 हजार। तो एक रेपुटेशन है, मेरा जो रिलेशन है उसके साथ एक रेपुटेशन वाला है। तो ये जो बैरियर आएगा कम्युनिकेशन में आएगा ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम ही ऐसा है, मैं टॉप का हूँ वो लोअर का है, समझ रहे हो। व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट ऑफ चेंज? मैनेजमेंट ऑफ चेंज क्या है? ऑप्शन में कुछ भी मुझे समझ नहीं आया, मैं क्या बताऊं। वैसे मैनेजमेंट ऑफ चेंज होता है भविष्य में होने वाले जो चेंज है उसका मैनेजमेंट करना। अगर मोदी जी ने प्लास्टिक बैन कर दी तो मैं अब क्या करूं? मैं तो चम्मचों की फैक्ट्री थी मेरी, तो मैं क्या करूं? अरे ये बात मुझे 3 साल पहले पता थी जब मोदी जी ने भाषण दिया था। भाइयों बहनों, 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर देंगे हम। मुझे तभी सोच लेना चाहिए था कि शायद ऐसा हो सकता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाई इज चेंज रेजिस्टेड? जो बदलाव होता है उसको लोग रोकते क्यों हैं? मेरे ऑफिस में जो अकाउंटेंट थे वो हाथों से काम करते हैं भाई, खाते बनाते हैं, सेल मैनेज, सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट। मैंने उन्हें कहा यार एक काम करो भाई साहब, टैली आता है उसको कर लो, आप इससे सीख लो, आप बीज से सीख लो। उन्होंने मना कर दिया, सर मुझे नहीं आता। वे रोकते हैं, मैनेजमेंट के जो बंदे होते हैं वे कुछ भी चेंज करने से रोकते हैं। सर ऐसा ना करो, हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी, हम तो गरीब आदमी, हम कहाँ से सीखेंगे। क्यों रोकते हैं भाई साहब? पहली बात तो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट रोकता है। पूछा है वाई, आंसर दे दिया कौन। खैर मैनेजमेंट रोकते हैं, प्रोडक्ट की वजह से रोका जाता है, बहुत, आंसर हो गया बहुत। वैसे मतलब क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आया, बिल्कुल दिमाग से ऐसे गया ऐसे। पूछा वाई था, आंसर दे दिया मैनेजमेंट। अपने हिसाब से देख लेना। टाइप ऑफ चेंज, चेंज कितने तरह के हैं, ऑल ऑफ दीज कर दो। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन। डन, मैनेजमेंट कंट्रोल हो गया, ऑप्शनल नहीं भाई, करना जरूरी है। मैनेजमेंट करता है, अगर क्वेश्चन में आता बाई तो आंसर मैनेजमेंट है। मार्केटिंग, भाई साहब समझ नहीं आता क्वेश्चन किसने बनाया है, बाकी इसका आंसर मैनेजमेंट है। कंट्रोल इज डैश मैनेजमेंट फंक्शन। जो कंट्रोलिंग है ना, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग भाई साहब बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, इसको ना करोगे तो पछताओगे।
कंट्रोल प्रोसेस एलिमेंट्स, कंट्रोल के अंदर कितने एलिमेंट्स है भाई साहब? चार हैं, देख लीजिए कौन कौन से। कंडीशन, सेंसर और कंपैरेटर और एक्टिवेटर, चार तरह के हैं। इन चारों का मतलब वही है भाई साहब कि क्या करना है, क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं, उनको कंपेयर कर लो और उसमें से एक चूज कर लो, एक्टिवेट कर लो। जो वर्ड है कंट्रोल, ये क्या है? क्वेश्चन भी समझ नहीं आता, पॉजिटिव अप्रोच है बस, ठीक है। मैनेजमेंट ऑडिट, देखिए कंट्रोलिंग में बहुत सारे तरीके हैं। कंट्रोलिंग में बहुत सारे सिस्टम है, कुछ पुराने कुछ नए, कुछ पुराने कुछ नए, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं। कुछ नौ में से क्या है? मैनेजरियल ऑडिट। जो ऑडिटिंग है वो इंडिया में नया कंसेप्ट है, तो मैनेजरियल ऑडिट जो है वो आप कर लेना। और कौन सा है ये? मॉडर्न कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंट्रोल एंड डैश आर क्लोजली एसोसिएटेड। भाई साहब बिल्कुल समझ नहीं आया, पीडीएफ लोगे तो शायद तब तक समझ आ जाएगा, मैं लिख दूंगा। अगला क्वेश्चन किसने क्या कहा मुझे नहीं पता होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीडरशिप स्टाइल। देखिए लीडरशिप स्टाइल कौन सा नहीं है, ये चार तरह के लीडरशिप स्टाइल होते हैं। कौन कौन सा? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेन और पैटर्नलिस्टिक, चार तरह के होते हैं। ऑटोक्रेटिक होता है भाई साहब मैं ही मैं हूँ, मेरे से सब पूछो। और डेमोक्रेटिक होता है थोड़ा आप करे थोड़ा हम करे, कुछ करना हो आप बताओ, पूछ पूछ के कर लो, पूछ पूछ के कर लो। तीसरा होता है फ्री ने, भाई साहब जो करना हो कर, मेरे मेरे बस की कुछ नहीं है, जो करना है करो। चौथा होता है पैटर्नलिस्टिक, बाप की तरह बताना होता है, बच्चे ये ठीक है, बच्चे ये ठीक नहीं है। पैटर्नलिस्टिक वर्ड कहाँ से? संस्कृत से। पैटर, पितृ, पितृ वर्ड से आया है, मतलब फादर वर्ड से आया है पैटर्नलिस्टिक। तो पैटर्नलिस्टिक जो चीज है वो होती है कि पिता की तरह आप अपने एम्प्लॉयज को पाल रहे हो, एक तरह से बता रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। तो लीडरशिप स्टाइल कौन सी नहीं है? मोटिवेशनल, सुपरवाइजरी, मैनेजरियल सपोर्ट, नन। भाई साहब तीनों में से कोई भी नहीं है, तो आंसर हो गया नन। लीडरशिप स्टाइल विच इज बेस्ड कंसल्टेशन विद द ग्रुप। वो लीडरशिप स्टाइल बताओ जिसमें आप अपने ग्रुप के साथ सलाह मशवरा करते हो। सलाह मशवरा हम करते हैं डेमोक्रेटिक के अंदर। किसने क्या कहा? लो क्वेश्चन आप देख लो, आप खुद देख लेना आंसर। क्वेश्चन ये रहा। अगला, देर आर डैश लीडरशिप। भाई साहब लीडरशिप स्टाइल कितनी है? लीडरशिप स्टाइल चार हैं। कुछ सर चार कौन कौन सी? ये देख लीजिए। लिकर्ट ने दी थी सबसे पहली बात, तो लिकर्ट ने दी थी, कितनी दी थी? चार दी थी, चारों के नाम देख लो। एक्सप्लोइटेटिव ऑटोक्रेटिक, बेनेवोलेंट ऑटोक्रेटिक, तीसरा है कंसल्टेटिव और चौथा है डेमोक्रेटिक। ठीक है, अगर आपको इस पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए भाई साहब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। इसकी फीस क्या है? सर कुछ फीस लगेगी कि? हाँ फीस लगेगी, मैं बताऊं क्या फीस लगेगी। इसमें आपको फीस लगेगी, आपको इस वीडियो में कमेंट करना पड़ेगा इन मोर देन 10 वर्ड्स। कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 10 वर्ड से ज्यादा में कमेंट करो और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो मेरे नंबर पर, मैं आपको पीडीएफ इसकी भेज दूंगा। चलिए